जय हिंद दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिनको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, का परिचय का एक वीडियो बनाया था और उसको जो नहीं देखे हैं देख लें। और आज हम कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं जो है उस पर यह वीडियो तैयार किया गया है। तो सभी पूरी वीडियो देख, पाठ का कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थ का अर्थ होता है धन और व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवस्था करना, इंतजाम करना। तो अर्थव्यवस्था क्या है उसको हम इस पाठ में पहले जानेंगे। एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के, आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। एक अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का स्तर अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बताता है। आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर ही अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित जिसको पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, अर्धविकसित भी कहा जाता है। और दूसरा विकसित श्रेणी, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसको विकसित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। कि अल्प विकसित है कि उससे थोड़ा आगे विकासशील अर्थव्यवस्था है, जैसे हमारे भारत देश अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है और विकसित देशों में अमेरिका जैसे देश विकसित देशों में आता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार आर्थिक प्रणाली की प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। आर्थिक प्रणाली की प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। और देखते हैं दूसरा, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार अथवा विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ, अर्थात विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ। तो देखते हैं अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स अथवा इसी को विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ भी कर सकते हैं, और वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम्स। एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढांचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है, जिन्हें निम्न 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं, पहला है पूंजीपति अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीपति अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है।
अब देखेंगे हम पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। बाजार उद्योग के प्रमुख विशेषताएं। देखिए, प्रमुख विशेषता को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों का अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का स्वामित्व होता है और उसका लाभ अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए उसकी विशेषताएं को हम देखते हैं। पहला, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम एवं निजी संपत्ति को एक संस्था के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे जब चाहे प्रयोग कर सकते हैं। यह संस्था संपत्ति के मालिक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को देने का भी कानूनी अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, बचत एवं विनियोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तीसरा बिंदु है राज्य का अहस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार, लेसेज फेयर एंड फ्री ट्रेड। निर्बंध पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है, मतलब सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिसमें अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। साथ ही निर्बंध पूंजीवादी प्रणाली एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी होती है, जिसमें आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी वस्तु का हम आयात कर सकते हैं और कोई भी वस्तु का हम अपने निर्यात भी कर सकते हैं। निर्यात मतलब अपने देश की वस्तु को दूसरे देशों को बेचना और आयात मतलब दूसरे देशों की वस्तु को खरीदना। चौथा बिंदु है प्रतियोगिता, कंपटीशन। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता की उपस्थिति अनिवार्य है। बाजार में शक्तियाँ होती हैं मांग और पूर्ति। मांग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है और किसी वस्तु का कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग अधिक की जाती है। जैसे वस्तु की प्राइस कम है, वस्तु की प्राइस अगर कम है तो डिमांड क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब ये दोनों का मूल्य में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ेगा तो जैसे मान लीजिए अब कीमत बढ़ गया, ये बढ़ने का संकेत है, तो मांग क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। और इधर हम देखते हैं पूर्ति इनके द्वारा किया जाता है, उत्पादक वर्ग द्वारा किया जाता है। तो इसमें सीधा संबंध होता है। पूर्ति और कीमत में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। जब प्राइस P बढ़ता है तो सप्लाई को भी ये बढ़ा देता है, और जब P कम होता है तो प्राइस कम होता है तो सप्लाई को भी कम कर देता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ता है, कीमत घटने पर पूर्ति कम होती है। और मांग और कीमत में सीधा संबंध होता है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है।
कीमत घटने पर वस्तु की मांग या सेवा की मांग बढ़ जाती है और वस्तु या सेवा की कीमत अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें संबंध पाया जाता है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध और कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध। बाजार की शक्तियों मांग एवं पूर्ति के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन प्रतियोगिता के कारण ही संभव होती है। मतलब उपभोक्ता और विक्रेता में जो प्रतियोगिता होता है, एक चाहता है कि मुझे कम से कम कीमत में वस्तु मिले, खरीदार जो है, क्रेता जो है, जो मांग करने वाला है, और जो उत्पादक वर्ग चाहता है कि उसको अपनी वस्तु का अधिक से अधिक कीमत मिले। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रतियोगिता होती है और जहाँ पर मांग और पूर्ति रेखा डी और एस जहाँ पर एक काटता है वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन बिंदु होता है, और वहीं पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है, प्राइस का। पांचवा बिंदु है कीमत संयंत्र। पांचवा बिंदु है कीमत संयंत्र, प्राइस मैकेनिज्म। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत निर्धारण कीमत संयंत्र की स्वतः ऑटोमेटिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बाजार की मांग एवं पूर्ति की दो शक्तियां परस्पर कार्यशील होकर वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करती है जहां वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति परस्पर बराबर हो जाती है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताया था, जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, इस प्रकार से ई बिंदु, तो यहीं पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है। ओ एक्स ओ वाई लंब। अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का, और वो कीमत वगैरह सबको नियंत्रित करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। समाजवादी या नियंत्रित उद्योग को की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। पहला, सामाजिक स्वामित्व। पहला क्या है? सामाजिक स्वामित्व, सोशल ऑनरशिप। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। समाज का मतलब पूरे मानव समाज का, जनता का, अर्थात जनता के जो प्रतिनिधि है सरकार, वो नियंत्रण करती है। तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में निजी संपत्ति इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कोई स्थान नहीं होता। यह केवल उपभोग पदार्थों तक ही सीमित होकर रह जाती है। यह केवल उपभोग पदार्थों तक ही सीमित होकर रह जाती है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता पूर्णतः अनुपस्थित होती है। क्या, व्हाट, कैसे, क्या, कैसे एवं कितना आदि प्रश्नों का समाधान सरकार अथवा केंद्रीय नियोजन संस्था स्वयं समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करती है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केवल अपनी अर्जित आय को व्यय करने की स्वतंत्रता होती है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केवल अपनी अर्जित आय को व्यय करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा बिंदु है कीमत संयंत्र की गौड़ भूमिका, पासिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म।
कीमत संयंत्र की गौड़ भूमिका, पॉसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। पूंजीवाद की भांति समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत निर्धारण करती है। आर्थिक क्रियाओं के लिए लेखा कीमतों अकाउंटिंग प्राइस का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं उत्पादन लागत एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखकर, देखिए सरकार किसको ध्यान में रखकर, उत्पादन लागत, वस्तु का उत्पादन करते हैं जो लागत आता है उसको ध्यान रख करके और सामाजिक हित को ध्यान में रख करके करती है। लेखा कीमतें प्रायः उत्पादन लागत से थोड़ी ऊंची होती है। जैसे आप लोग को सब्सिडी सब में मिलता है, चावल वगैरह, तो यही सब है। उत्पादन लागत चावल तो खैर बहुत सस्ता में दिया जाता है गरीबी रेखा वालों को। तो लेखा कीमतें प्रायः उत्पादन लागत से थोड़ी ऊंची होती है। जो इसमें क्या होता है, कोई भी विक्रेता बहुत ज़्यादा कीमत में किसी भी वस्तु को बेच नहीं सकता, सरकार एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर देती है। चौथा बिंदु है प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ कंपटीशन। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में नियोजन एवं निर्देशन प्लानिंग एंड डायरेक्शन होने के कारण प्रतियोगिता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। मतलब इसमें कंपटीशन, जो प्रतियोगिता है उसका अभाव पाया जाता है, मतलब कंपटीशन नहीं पाया जाता है इसमें। अब हम देखते हैं अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप लोगों ने देख लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी देख लिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देख लिए। अब जिसमें दोनों हैं, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, दोनों का मिला जुला रूप है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी का भी गुण है, जिसमें कुछ क्षेत्र को पर्सनल दिया गया है और कुछ को सरकार अपने अंडर में रखे हैं। तो इस प्रकार जिसमें सरकार का भी कुछ हिस्से में स्वामित्व होता है और कुछ पूंजीपतियों का, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही विद्यमान है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में निम्नलिखित आर्थिक घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से आर्थिक घटक पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व। देखिए उसमें पूंजीवादी में पूंजीपति संपत्ति रखते थे और उसमें सरकार स्वामित्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व, मतलब इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के भी हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में भी रहता है और पूंजीपति के हाथ में भी रहता है। इसलिए इसमें निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व है। कोएक्साइटेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। मिश्रित निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ उद्देश्य, व्यक्तिगत संपत्ति और उसका लाभ का उद्देश्य भी को उचित मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत संपत्ति और उसको लाभ कमाने का को उचित मान्यता प्राप्त होती है। उत्तराधिकार का नियम अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण संभव होता है। संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है, संभव होता है, किंतु सरकार सामाजिक समानता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कर अर्थात टैक्स लगाकर संपत्ति के आकार पर नियंत्रण भी करती है। मतलब पूंजीपतियों से क्या करती है सरकार, टैक्स लेती है और उस टैक्स को गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर व्यय भी करती है, जिससे संपत्ति पर किसी के एक अधिकार पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मतलब गरीबों के लिए
या उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक गिलास पानी का महत्व प्यासे के लिए बहुत अधिक है महत्व। उसी प्रकार से जो संपत्ति वाले हैं पूंजीपति, उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, तो अगर वो अपने कुछ भाग दे भी दे तो उनको ज़्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन उनको जो ज़्यादा कष्ट नहीं होता है वही संपत्ति किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। तो इस प्रकार से सरकार अमीर लोगों से टैक्स लेती है और उसको गरीबों में बांट देती है। दूसरा बिंदु है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया लिखाने में कहीं कहीं, तो स्पेलिंग पर आप ध्यान नहीं देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था यद्यपि पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है, फिर भी व्यक्तिगत आर्थिक संस्था की उपस्थिति के कारण कुछ सीमित एवं निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति को चुनाव की, उत्पादन, विनियोग एवं बचत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु सरकार व्यक्तिगत आर्थिक संस्था को पूर्णतः अनियंत्रित नहीं छोड़ती। मतलब देखो, निजी वाला में क्या होता था कि सरकार पूंजीपति को पूर्ण रूप से छोड़ देते थे, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से अनियंत्रित नहीं होते हैं, इस पर सरकार का ध्यान रहता ही है। अनियंत्रित नहीं छोड़ती, बल्कि इस पर सरकार क्या करती है, सरकार के नियमन के ही उपस्थिति कारण कुछ सीमित एवं निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति को चुनाव के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण मापदंड भी अपनाती है। मतलब इस पर सरकार, ये संस्कार हो गया है, उसको सरकार समझिएगा, मतलब जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। इसमें कुछ कहीं मिस प्रिंट हो गया है कि नियमन की उपस्थिति के कारण ही कुछ सीमित एवं निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति को चुनाव के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण मापदंड, कंट्रोल मेजर भी अपनाती है। तीसरा है कीमत प्रणाली, प्राइस सिस्टम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आर्थिक प्रणाली में कीमत संयंत्र एवं लाभ उद्देश्य दोनों मिलकर साधनों के वितरण, साधनों के वितरण का निर्धारण करती है। वितरण, पूंजीवाद में लाभ उद्देश्य सर्वोपरि होता है, पूंजीवाद में लाभ उद्देश्य सर्वोपरि होता है, जबकि समाजवाद केवल सामाजिक लाभ उद्देश्य को मान्यता को स्वीकार करता है। परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य को उस सीमा तक स्वतंत्र कार्य करने दिया जाता है जब तक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। चौथा, सीमित प्रतियोगिता, लिमिटेड कंपटीशन। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता देखने को मिलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता देखने को मिलती है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता पूंजीवादी में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होने के कारण, इसमें क्या है, पूंजीवादी और निजी दोनों सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होने के कारण कुछ सीमा तक आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता की तुलना में अत्यंत सीमित होती है, जिसके कारण आर्थिक विकास की क्रियाएं हतोत्साहित नहीं हो पाती।